हेलो स्टूडेंट्स, हम लेक्चर 1 में शुरुआत करेंगे जीओसी से, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जीओसी में हम बच्चों बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की। रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, किस पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें इस पे डिपेंड करती है, वो हम सारा देखेंगे। सबसे पहले आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन देखी होगी तो उसमें आप मानो ए बी है, वो आपका रिएक्टेंट है, और सी उस पर अटैकिंग रिएजेंट है। यानी कि सी अटैक करेगा ए और बी पर, और ए बी पर जब अटैक करेगा तो जो आपको ए सी बना वो प्रोडक्ट बना, और बी है साइड प्रोडक्ट। ये एक बेसिक केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। ए बी रिएक्टेंट, उस पर अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया, फिर प्रोडक्ट बना, फिर बाई प्रोडक्ट बना। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये सारा प्रोसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की क्या खास बात होती है? इंटरमीडिएट जो है वो रिएक्शन के बीच में ही बनते हैं और बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर? लेकिन अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचना है तो इंटरमीडिएट के हेल्प से पहुंचना पड़ेगा। क्लियर? तो हम बात करते हैं इंटरमीडिएट की डेफिनेशन। अ स्पीसीज फॉर्म्ड इन बिटवीन द रिएक्शन टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचने में एक स्पीसीज जो हेल्प करती है उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। क्लियर? अब आपने देखा होगा जो ए बी था वो ब्रेक हो रहा था, तो ए बी का जो ब्रेक होना वो एक बॉन्ड बना होगा ए और बी के बीच में। तो उस बॉन्ड का जो ब्रेकिंग है यानी फिजन है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला है बच्चों होमोलाइटिक फिजन, यानी कि होमो मीन्स सेम, यानी कि दोनों स्पीसीज का बॉन्ड जो है सिंगल तरीके से टूटे, एक इलेक्ट्रॉन ए के पास जाए, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास जाए, तो रिजल्टेंट बनेगा ए डॉट प्लस बी डॉट। डॉट का मतलब होता है बच्चों फ्री रेडिकल, यानी कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती है, यानी कि जब भी होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी फ्री रेडिकल बनेंगे। क्लियर? दूसरी होती है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलाइटिक में डिपेंड करता है, जैसे ए और बी है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्टेड है यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी की ज़्यादा है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बी नेगेटिव चार्ज रखेगा और ए क्या रखेगा? पॉजिटिव चार्ज। इसका वाइस वर्सा केस में क्या होगा? ए रखेगा आपका नेगेटिव चार्ज और बी रखेगा पॉजिटिव चार्ज। इन शॉर्ट, जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आयंस, यानी कि होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या बनते हैं? अपने आयंस। क्लियर? अब आपने एक टर्म पढ़ी थी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लविंग होगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो पहला एग्जाम्पल आता है बच्चों इलेक्ट्रॉन को लव करने वाले, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में कौन आएंगे, तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। ऑल की जगह अगर अपन यूज़ करें बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा, ऑल कहना सही नहीं रहेगा एज इट इज़, हम इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं मोस्ट, यानी ज़्यादातर। यानी कि अगर कोई स्पीसीज है जैसे Cl प्लस, R प्लस यानी कि कार्बोकेटाइन, NO2 प्लस, ये स्पीसीज जो है इन पे साफ प्लस चार्ज दिख रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? इसी का सामने अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज यानी कि Cl माइनस, ब्रोमीन माइनस, OH माइनस, R माइनस, ये किस कैटेगरी में आएंगे बच्चों? न्यूक्लियोफाइल के। ये जो साफ साफ दिखेंगे हमें,
दूसरी कैटेगरी इसमें आती है, दूसरी कैटेगरी इसमें आती है बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यानी कि कुछ ऐसे लोग होंगे जैसे BF3 है, ये हमें न्यूट्रल तो दिखेगा, लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर और पूरा अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि ये जो BF3 है इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्लियर? तो ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्लियर? और न्यूक्लियोफाइल की हम बात करें तो इसमें आएगा कंप्लीट ऑक्टेट विद लोन पेयर। इसमें सिंपल से एग्जांपल है, जैसे हम NH3 की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन रिच दिख रहा है, इसके पास ऑक्टेट भी इसका कंप्लीट है, ऑक्टेट भी इसका कंप्लीट है, एज वेल एज सारे बॉन्ड भी इसमें बने हुए हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएगा बच्चों? ये आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल में। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल का, CCl2। ये एक स्पेशल एग्जांपल है बच्चों जिसके पास लोन पेयर भी होता है, इस तरीके का होता है कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। लोन पेयर तो है इसके पास, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो कुल मिलाकर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? सम स्पेशल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। स्पेशल इलेक्ट्रोफाइल देखिए, ऑक्टेट तो उनका कंप्लीट होता है, बट नेचर इनका कैसा होता है? इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? जरा देखें, CO2 को देखिए आप। CO2 को सिंपल आंखों से देखने पर हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, पर जब हम इसको गौर से देखेंगे, ये पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे शिफ्ट है तो ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के लिए कारण कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, तो इस वजह से ये कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की जैसे काम करता है। क्लियर? इसी का एक दूसरा एग्जांपल है SO3 सॉरी, इसमें भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो जाता है। क्लियर? ये एक सिंपल जानकारी थी जो हमें ये बताती थी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इफेक्ट्स की शुरुआत। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बच्चों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ OC यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहला जो इफेक्ट आता है उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम बात करें, इसकी डेफिनेशन दें। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए आपको इसकी डेफिनेशन नोट करवाता हूं मैं। इसके बारे में हमें ये ध्यान रखना है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, permanent effect, and it arises due to difference in
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर? ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जनरेट होता है। एक खास बात, ये केवल सिग्मा बॉन्ड में होता है। क्लियर? यानी कि इसमें होता है शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखते हैं इसमें किस तरीके से शिफ्टिंग होती है। देखिए, ये एक ए ग्रुप है जो कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। अब एक चीज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो सिंपल सी बात क्या होगी कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ए। और अगर ए इलेक्ट्रॉन खींचेगा बच्चों, तो ए पर कौन सा चार्ज रहेगा? पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? यहाँ पर भी क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर भी क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर भी क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव। बट यहाँ पर इसको मैं 1 नाम दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, इसको 3 दे दूँ, इसको 4 दे दूँ। तो जो बच्चों 1 और 2 है, 1 पर इफेक्ट लगेगा ज़्यादा और सेकंड पे इफेक्ट लगेगा कम। क्लियर? इसका मतलब ये है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है आपका, वो पूरी तरीके से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। क्लियर? एक नोट डाल के एक बात आपको याद रखनी है, इंडक्टिव इफेक्ट only depends upon distance। क्लियर? और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये वैलिड होगा अप टू 4 कार्बन, मतलब ये धीरे 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 डाइल्यूट होता जाएगा। जैसे क्लास में अगर माइक नहीं है तो टीचर की आवाज़ पहली बेंच वाले को ज़्यादा आएगी, थर्ड बेंच वालों की को कम आएगी, और लास्ट बेंच में धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। क्लियर? एक सिंपल सा इफेक्ट है जो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं ये कितने टाइप का होता है। तो हम इसमें देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप होते हैं। तो हम लिखेंगे इट हैज़ 2 टाइप्स। अब 2 टाइप्स को हमें समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट, एक होता है -i, एक होता है +i। अब हम इसको कैसे समझेंगे? समझने के लिए बच्चों कंप्लीट समझने के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ध्यान रखो। क्लियर? तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। ये ए ग्रुप जुड़ा हुआ है और हमें ये पता है En ऑफ ए इज ग्रेटर देन En ऑफ कार्बन, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा या पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। क्लियर? तो अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा यानी कि ए अपनी तरफ खींचेगा, तो ए अपनी तरफ खींचेगा तो इसको बोलेंगे -i इफेक्ट ऑफ ए। क्लियर? यहाँ पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं, ए एक्सर्ट -i इफेक्ट ऑन हाइड्रोकार्बन चेन क्लियर? मीन्स ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहाँ से? फ्रॉम कार्बन। इसका मतलब ये -i हुआ, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो कौन सा होगा भाई? -i। क्लियर? तो हम एक बात कह सकते हैं, हमें ये पता है हेलोजन्स क्या होते हैं?
ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हेलोजेंस मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमें ये पता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये सारे लोग कौन सा इफेक्ट शो करेंगे यहाँ पर? -I। क्लियर? और इन शॉर्ट -I ग्रुप कौन से होंगे? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं जो हमें याद रखने, बेसिकली तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, NO2 ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे आ जाएगा NH3+। ये कुछ स्पेशल लोग हैं जो -I इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं +I इफेक्ट, जिसमें -I में क्या देखा था हमने बच्चों? हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, और हमें ये देखना है कि +I मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें या जो एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कार्बन चेन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है B, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या कार्बन खींच रहा है, या अपनी कह देंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन B। क्लियर? यानी कि ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इन लोगों को बोलेंगे +I ग्रुप्स। क्लियर? तो +I ग्रुप में कौन कौन लोग आएंगे ये हमें याद रख लोगे तो आपको -I याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें लिख सकते हो ऑल एल्काइल ग्रुप्स single bond carbon and all anions behave as +I। कहने का मतलब क्या था? एंड कंप्लीट कर लो स्टेटमेंट पहले। रिमेनिंग ऑल आर -I ग्रुप्स। कैसे? कहने का मतलब है जो सिंगली बॉन्डेड एल्काइल चेन है और नेगेटिवली चार्ज है, वो साफ ही साफ आपको क्या दिखेंगे? +I। एक मैं क्वेश्चन देता हूं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो +I ग्रुप है वो कौन कौन से हैं। क्लियर? जो +I होंगे हम उनको सर्कल कर देंगे, और जो बाकी बचे हुए ग्रुप होंगे वो क्या हो जाएंगे? -I। हमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? हमें कॉन्सेप्ट ये याद रखना है बच्चों कि जो नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे या सिंगली बॉन्डेड एल्काइल चेन, वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? +I में। और बाकी चाहे कितने भी लोग लिखे हुए हों, वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? वो सब के सब -I कैटेगरी में आएंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं, इनमें से सर्कल करते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन -I, क्लोरीन -I, ब्रोमीन -I, NO2 -I। ये सिंगली बॉन्डेड है तो ये क्या हो गया? +I। ये डबली बॉन्डेड है तो -I। ये ट्रिपल बॉन्डेड -I। ये आपका हो गया +I। ये -I। नेगेटिव चार्ज +I, -I, -I, नेगेटिव चार्ज +I,
नेगेटिव चार्ज प्लस आई, पॉजिटिव चार्ज कोई मतलब नहीं माइनस आई, सिंगली बॉन्डेड प्लस आई, सिंगली बॉन्डेड प्लस आई, नेगेटिवली चार्ज प्लस आई। देखिए आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गया कि नेगेटिव चार्ज और सिंगली बॉन्डेड दिखे तो प्लस आई, बाकी सारे ग्रुप किस कैटेगरी में आएंगे बच्चों? वो सारे ग्रुप किस कैटेगरी में आएंगे? माइनस आई में। क्लियर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे। ठीक है, इसमें एक खास बात आपको नोट करवाते हैं, एक जनरल ऑर्डर होता है माइनस आई और प्लस आई का। प्लस आई ऑर्डर है CH3, CD3, CT3। इसका हमें बच्चों बताना है प्लस आई का ऑर्डर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो CT3 होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा एज़ कम्पेयर टू CD3 एंड एज़ कम्पेयर टू CH3। ये हमें याद रखना है प्लस आई ऑर्डर। क्लियर? इसका ये रीज़न होगा ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर? एक और बात, ये है CH3 और ये है CH2CH3। तो क्वेश्चन ये प्लस आई ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे। तो इसका जो प्लस आई ऑर्डर होगा ये होगा। क्लियर? ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बार बार आते रहते हैं। क्लियर? कुछ कॉमन बातें जो प्लस आई और माइनस आई के बारे में हमें ध्यान रखना है, वो याद रखना है हमें। जो प्लस आई ग्रुप है वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, और माइनस आई ग्रुप है वो एसिडिटी को हमेशा इंक्रीज करते हैं। वो कैसे क्या, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? अभी ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। और एक और कॉन्सेप्ट, जो एसिडिटी होती है वो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये एक फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है। क्लियर? ये जो फॉर्मूला है हमें ध्यान रखना है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में ये है कि प्लस आई ग्रुप जो होंगे वो एसिडिटी को हमेशा कम करेंगे, और माइनस आई ग्रुप जो है वो एसिडिटी को बढ़ाएंगे। तो एक और कॉन्सेप्ट हमें याद रखना, एसिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग के। कैसे क्या, वो भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशन है, वो कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो हमने इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन देखते हैं, एसिडिटी ऑफ एलिफेटिक एल्कोहल। तो हम एसिडिटी सबसे पहले फाइंड करेंगे एलिफेटिक एल्कोहल्स की। इसमें क्या होता है, एल्कोहल ROH है, एसिड लूज किया और बना इसका एल्को ऑक्साइड आयन। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये है एसिड, इसने लूज किया, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। अब हम देखें, एसिड का एक बनता है कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस जितना स्ट्रांग होता है एसिड उतना ही वीक होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट कम लग रहा है क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप दूर जा रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगी तो ये बेस कैसा होगा, वीकर। वीकर बेस है तो एसिड कैसा होगा इसका, स्ट्रॉन्ग। क्लियर? इसकी बात करते हैं, जो CH3 मिथाइल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट देता है, तो ये लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एकदम से इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका एसिड क्या हो जाएगा,
एसिड इसका हो जाएगा वीकर एसिड। क्लियर। इससे ये बात पता लगती है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी एसिडिटी कमज़ोर होगी। क्लियर। एल्कोहल के केस में तो हमारा जो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा बच्चों 1, उसके बाद हो जाएगा 2, इसके बाद हो जाएगा 3। क्लियर। ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट हमने काम में लिया। तो और हमें ये ध्यान रखना है कि क्या केवल इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करता है, नहीं। ये जो एसिडिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इंडक्टिव एज वेल एज सॉल्वेशन के दोनों के कंबाइन इफेक्ट से दिया जाता है। हम इस थ्योरी को जस्ट ही समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। आइसोमेरिक एल्कोहल अगर है तो हम इन जनरल एक ऑर्डर लिख सकते हैं कि प्राइमरी इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर एसिडिक देन टर्शरी। एक पी के वैल्यू होती है, पी के वैल्यू हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो पी के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। इसका मतलब अगर एसिडिटी हमने ऑर्डर निकाला है तो पी के उसका रिवर्स हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों का एसिडिटी कंपैरिजन। इसमें आप देखेंगे कि NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। NO2 ग्रुप कैसा है -I, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो -I एसिडिटी को क्या करेंगे इंक्रीज। तो आंसर क्या होगा एसिडिटी 1 इज मोर एसिडिक देन 2। और pKa ऑर्डर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 2 इज मोर ग्रेटर देन 1। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इंडक्टिव के बारे में हमने एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे गौर करिए, ये भी NO2, ये भी NO2, ये भी NO2, लेकिन ये OH के बिल्कुल पास में है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है, और ये बच्चों फोर्थ पोजीशन पे है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन लगाएगा सेकंड वाला। तो इसका जो एसिडिटी ऑर्डर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे बच्चों के जो कंपाउंड जुड़ा हुआ है वो एक ही जगह पर जुड़ा हुआ है लेकिन डिफरेंट है। हमें पता है बच्चों फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद क्लोरीन आता है, उसके बाद ब्रोमीन आता है, उसके बाद आयोडीन आता है। अब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है तो वो खींचेगा तो एसिडिटी को वो इंक्रीज करेगा। तो एसिडिटी ऑर्डर सिंपली क्या हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। और pKa इनका क्या हो जाएगा बिल्कुल वाइस वर्सा। क्लियर। एसिडिटी कौन बढ़ाएंगे जो -I ग्रुप होंगे वो एसिडिटी को बढ़ाएंगे। इसका सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी जो है वो I पे कैसे डिफेक्ट करती है, सेम कॉन्सेप्ट होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि कौन हो गया बच्चों -I। -I ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और +I ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे। क्लियर। हमें बस ये पता लगाना है विड्रॉइंग कौन है और डोनेटिंग कौन है। CH3 इसका नेचर कैसा होता है बच्चों, इसका नेचर होता है +I, H न्यूट्रल हो गया। CF3 का नेचर कैसा होता है विड्रॉइंग, तो CF3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जो डोनेट करेगा वो एसिडिटी कम करेगा, वो विड्रॉ करेगा जो एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो अगर मैं इसको ABC नाम दूं तो इतना श्योरिटी है कि C की एसिडिटी सबसे ज़्यादा और A की एसिडिटी सबसे कम, और जो B होगा वो बीच में आ जाएगा इन दोनों के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें एक एसिटिक एसिड है, एक में क्लोरीन अटैच्ड है, एक में फ्लोरीन अटैच्ड है, एक में ब्रोमीन अटैच्ड है, एक में आयोडीन अटैच्ड है। एक चीज़ की तो गारंटी है कि ये चारों लोग जो हैं वो किससे ज़्यादा एसिडिक होंगे एसिटिक एसिड से। तो सबसे कमज़ोर एसिड कौन हुआ बच्चों आपका 1, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा फ्लोरीन वाला यानी कि 3। फ्लोरीन के बाद कौन आएगा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद कौन आएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद कौन आएगा आयोडीन। क्लियर। ये इसका एसिडिटी ऑर्डर हो गया। सेम कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। CF3 CCl3 CBr3 तीनों विड्रॉइंग है,
तो विड्रॉएंगे तो फ्लोरीन सबसे पावरफुल विड्रॉयर, तो सबसे पावरफुल विड्रॉयर तो एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी। सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, नेक्स्ट एग्जांपल में प्रोपेनोइक एसिड है, 2 फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड एंड 3 फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, ये और ये दोनों फ्लोरीन है, लेकिन ये फ्लोरीन COH के ज़्यादा पास में है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव -I यही लगा रहा होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 1। क्लियर। एक एसिडिटी का एक कॉन्सेप्ट है, एक ये हमें ध्यान रखना है, फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में, ये डेटाबेस क्वेश्चन है, इसका पीके कम होता है फॉर्मिक एसिड का एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिड देन बेंजोइक एसिड। इसके बारे में डिटेल अपन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर। एक और एप्लीकेशन आता है इंडक्टिव का, बेसिसिटी ऑफ अमाइन। बेसिसिटी ऑफ अमाइन है वो हम सिर्फ किस फेज में मेजर कर रहे हैं बच्चों, गैसियस फेज में। गैसियस फेज में मेजर कर रहे हैं, तो गैसियस फेज में देखेंगे हम आर यानी कि ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे दोनों जने मिलके बढ़ा रहे हैं या अकेला बढ़ा रहा है, यहाँ सिर्फ ये लोन पेयर है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतना ज़्यादा जो कंपाउंड है वो बेसिक होगा, क्योंकि वो जितना आसानी से डोनेट कर सकता है। तो सिंपली ये ऑर्डर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन बच्चों हमेशा याद रखना है कि ये ऑर्डर केवल गैसियस स्टेट में होगा, बाकी अगर दूसरा फेज है तो उसमें सॉल्वेशन और बहुत भी कई तरीके के फैक्टर्स काम में आते हैं। क्लियर। हमने इसके एप्लीकेशन पढ़े, बेसिकली जो मेन एप्लीकेशन है वो पढ़े, इसके बारे में एग्जाम्पल भी हम और चर्चा करेंगे, लेकिन कब, जब हम 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स पढ़ लेंगे तब हम दोनों को अप्लाई करेंगे। क्लियर। इंडक्टिव इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। क्लियर। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आप 11th में पढ़ के आए होंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिस कंपाउंड में प्रेजेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो सकता है, और उसमें क्या होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका जो डेविएशन है उस पर डिपेंड करेगा। देखिए सबसे पहले ये बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रोफाइल को ट्रैप करेंगे, इन्होंने इलेक्ट्रोफाइल को खींचा तो एक ये स्पीसीज जनरेट हुई। एक एग्जांपल देखते हैं, ये एल्कीन है, इसने H+ को ट्रैप किया तो कार्बोकैटायन बना। नोट कीजिए ये डबल बॉन्ड ही ट्रैप करेगा हमेशा। इसका एक बेटर एग्जांपल है जो अपन एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सबसे पहले देखिए C+O। C+O यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में क्या है बच्चों, एक कार्बन एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज कौन रखेगा, ऑक्सीजन, और पॉजिटिव चार्ज किस पर जनरेट हो जाएगा, कार्बन पर। और अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये न्यूक्लियोफाइल जिसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाके जाएगा, कार्बन के पास, इसकी हेल्प करेगा और ये सीधे जाके यहाँ गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल के पास कोई चार्ज नहीं रहा, अब ये स्पीसीज बनी, इसका अब O पे माइनस आया। क्लियर। ये होता है इंटरमीडिएट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो भी H+ या कुछ होता है वो आगे जुड़ेगा। क्वेश्चन ये कि क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल करेगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। कहने का मतलब है पाई बॉन्ड का ये कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में जो हम चर्चा है वो जैसे जैसे चैप्टर्स में क्वेश्चन आएंगे वो करेंगे। क्लियर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो केवल किसका इफेक्ट है बच्चों, पाई का। और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, पहले डिस्टेंस पर।
क्लियर। हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी जो है कम होती जाएगी। क्लियर। अब मैं बच्चों आपको कुछ क्वेश्चन लेता हूं जो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में होंगे। इंडक्टिव इफेक्ट अभी हमने स्टार्ट किया था, तो उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ज़रूरी हैं। तो प्रैक्टिस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में आपको मेनली मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, देखिए। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं वापस। एक प्लस आई सीरीज़ जो है उसका ऑर्डर लिख लेते हैं जनरल। नोट कर लीजिएगा इसको। CH, उसके बाद CD, उसके बाद CT, उसके बाद मिथाइल ग्रुप। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल ऑर्डर कभी पूछा नहीं जाता है। क्लियर। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में एक चीज़ थी, एसिडिटी बताने में वो काम आता है, एज वेल एज वो स्टेबिलिटी भी बताता है। तो ये एक स्पेशल चीज़ जो मैं आगे भी इंक्लूड करूँगा, उसके बारे में देखिए। तो प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, CH3 यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर। प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो प्लस चार्ज स्टेबल होगा। तो जैसे जैसे आई ग्रुप बढ़ेंगे, इसका मतलब जो प्लस आई ग्रुप है वो कार्बोकैटायन को स्टेबल करते हैं, ये बात याद रखना। प्लस आई ग्रुप कार्बोकैटायन को स्टेबल करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। क्लियर। इसका कॉन्सेप्ट हम अभी और भी समझेंगे। जैसे प्लस आई कार्बोकैटायन को स्टेबल करते हैं, तो माइनस आई वाइस वर्सा। क्लियर। माइनस आई जो होंगे वो कार्बोकैटायन को अनस्टेबल करेंगे। क्लियर। माइनस आई डिक्रीजेस stability of C plus. For example, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये ग्रुप है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ NO2 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बच्चों? दोनों में ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें NO2 नहीं जुड़ा हुआ। ये स्टेबिलिटी को कम करेगा। क्लियर। ये थी सिंपल जानकारी आपके बारे में, इंडक्टिव के बारे में। और जब हम आगे आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, हम और एग्जाम्पल इंक्लूड करते जाएंगे कि एनायन और कैटायन, एनायन, इन सब की स्टेबिलिटी पर ये क्या इफेक्ट डालता है। क्लियर। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को ये बढ़ाते हैं। क्लियर। अब एक छोटे से पॉइंट की चर्चा करते हैं कि एक अनदर एप्लीकेशन है इंडक्टिव का,
जो हमें ये बताएगा कि बेसिसिटी को इंडक्टिव ग्रुप किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं। तो जो बेसिसिटी है वो इंडक्टिव वाले ग्रुप्स पे किस तरह से डिपेंड करेगी, जरा देखते हैं। जो प्लस आई ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे, और जो आपके माइनस आई ग्रुप हैं वो बेसिसिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। इस वाले ग्रुप में देखिए आप, मिथाइल डोनेट कर रहा है, इधर 2-2 मिथाइल डोनेट कर रहे हैं, इधर 3-3 मिथाइल डोनेट कर रहे हैं। तो बेस कौन होगा, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये लोग मिलके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इससे ये पता लगता है कि जो आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, वो क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, और डेंसिटी बढ़ेगी, इस कारण से क्या होगा कि बेसिसिटी इंक्रीज होगी। यानी कि हमें याद रखना है, प्लस आई ग्रुप बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं और एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। इसका वाइस वर्सा भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर। एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि पीकेबी ऑर्डर, यानी कि हमें बेसिसिटी का उल्टा ऑर्डर बताना है। तो बेसिक ग्रुप होने के लिए लोन पेयर होना चाहिए, और लोन पेयर डोनेट भी करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, एफ का नेचर है माइनस आई, इसका नेचर है प्लस आई, इसका नेचर है माइनस आई, और यहाँ NO2 की जगह अपन कर देते हैं Cl कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है। तो बच्चों, ज़्यादा बेसिक होने के लिए होना चाहिए प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप जो होगा वो ज़्यादा बेसिसिटी करेगा। तो प्लस आई एक ही है अपने पास, इसको अपन नंबरिंग दे दें। तो जो सेकंड वाला ग्रुप है वो क्या होगा आपका, जो सेकंड वाला ग्रुप है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर बढ़ाएगा और लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं। तो बेसिसिटी जो है सबसे ज़्यादा किसी होगी, 2 की। और सबसे खराब बेस कौन होगा बच्चों, NO2, क्योंकि NO2 का माइनस आई सबसे अच्छा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा विड्रॉ करता है। उसके बाद कौन आएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन में से। फ्लोरीन और क्लोरीन में से बच्चों कौन आएगा, इसमें आएगा पहले, सॉरी खराब की बात कर रहे थे अपन, तो पहले आएगा इसमें फ्लोरीन, उसके बाद आएगा क्लोरीन वाला, अरे वापस से गलत लिख दिया मैंने। इसमें आप फ्लोरीन वाला ग्रुप जो है वो कौन सा है, नंबर 1, उसके बाद आएगा नंबर 1, उसके बाद आएगा बच्चों नंबर 4, और नंबर 5 आपका न्यूट्रल है। नंबर 5 जो होगा आपका न्यूट्रल होगा। इन शॉर्ट, जो सबसे अच्छा बेस है, एक बार इसका ऑर्डर को वापस देखते हैं, बेसिसिटी ऑर्डर, सबसे अच्छा बेस जो होगा वो होगा आपका 2। क्लियर, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। उसके बाद F भी नेगेटिव खींच रहा है, NO2 भी खींच रहा है, और क्लोरीन भी खींच रहा है, ये न्यूट्रल है। तो उसके बाद आना चाहिए बच्चों आपका 5। क्लियर, 2 जो होगा सबसे अच्छा बेस होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे फ्लोरीन क्लोरीन में से और NO2 में से। तो NO2 सबसे खराब, तो इसके बाद आएगा आपका बच्चों क्लोरीन, इसके बाद आएगा आपका फ्लोरीन, और सबसे खराब बेस आएगा आपका NO2 वाला, यानी कि नंबर 3। कहने का मतलब ये है कि माइनस आई ग्रुप जो है वो बेसिसिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो हमें आइडेंटिफाई करना है माइनस आई ग्रुप कौन सा है, और माइनस आई ग्रुप इसकी बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा। क्लियर, ये तो हुआ बच्चों इसका बेसिसिटी ऑर्डर। हमें ऑर्डर पूछा गया है PKB का, तो वो इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट ग्रुप है PKA ऑर्डर निकालना है, जो हमने पढ़ा है उसी का रिवीजन कर रहे हैं। PKA मतलब एसिडिटी निकाल देते हैं। तो एसिडिटी कौन बढ़ाते हैं बच्चों, माइनस आई ग्रुप
इंक्रीजेस एसिडिटी। तो माइनस आई ग्रुप देखना, NO2 है, Cl है, CH3 है और H है, इसका भी माइनस आई है, इसका भी माइनस आई है, इसका प्लस आई है और ये न्यूट्रल है। तो बच्चों एक चीज़ तो क्लियर है, माइनस आई वाले एसिडिटी ज़्यादा होंगे। NO2 का माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा NO2, इसके बाद आपका आ जाएगा क्लोरीन, इसके बाद आपका आ जाएगा आपका फोर्थ नंबर जो न्यूट्रल फिनॉल है, और उसके बाद आ जाएगा थर्ड नंबर, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है तो एसिडिटी को ये कम कर रहा होगा। ये ऑर्डर हुआ बच्चों एसिडिटी का, और एसिडिटी और पी के इनवर्स रिलेशन होता है। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका? फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। ये है पी के ए ऑर्डर। हमें क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखना है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है। जो में अगर एसिडिटी आप निकाल लोगे तो कई बार एसिडिटी वाला ही ऑप्शन मार्क कर देते हैं और वो ऑप्शन पहला दिया होता है। तो हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर उसको सॉल्व करना है। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम बेसिसिटी निकालना सीख रहे हैं। अब इसमें बेसिसिटी निकालना सीख रहे हैं तो एक चीज़ तो क्लियर है कि NH2 के लोन पेयर जो हैं, इनको जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो बेसिसिटी बढ़ाएंगे, और जो इनसे खींचेंगे वो बेसिसिटी को कम करेंगे। तो हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं बच्चों खींचने वाला लो कौन है। ये है खींचने वाला माइनस आई, खतरनाक वाला। ये प्लस आई, ये अच्छा वाला प्लस आई, ये भी प्लस आई, प्लस आई और माइनस आई। तो हमने बच्चों दो खराब लोगों का पता लगा लिया कि जो बेसिसिटी को कमज़ोर करेंगे। तो कमज़ोर कौन कौन कर रहा है? एक तो 1 और 6। तो डोनेट कौन कर रहा है? डोनेट कर रहे हैं बच्चों सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब फिफ्थ में देखिए CT3 है जिसका प्लस आई सबसे ज़्यादा होता है। तो प्लस आई अगर ज़्यादा होगा तो वो डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो बहुत अच्छे से डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो लोन पेयर का डेंसिटी बढ़ेगा, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगा तो ये अच्छा बेस होगा। तो सबसे अच्छा बेस हो जाएगा बच्चों 5। कौन हो जाएगा? 5। और सबसे खराब बेस ये NO2 डोनेट करना अगर चाहेगा भी तो ये NF3 से खींच लेगा। तो बच्चों सबसे खराब होगा आपका 1। क्लियर? सबसे अच्छा कौन हुआ आपका 5 और सबसे खराब कौन हुआ बच्चों? 1। क्लियर? बाकी फिर इसका ऑर्डर है, सबसे अच्छा बेस होगा आपका 5th, इसके बाद आ जाएगा 3rd क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसके बाद आ जाएगा बच्चों 4th, उसके बाद आ जाएगा 2nd, फिर 6th और फिर 1। क्लियर? इससे आपको पता लगता है कि माइनस आई ग्रुप जो है वो बेसिसिटी को कम करते हैं। क्लियर? एक सिंपल सा सवाल लेते हैं। ये एक कंपाउंड है और ये एक दूसरा कंपाउंड है, इनमें बेसिसिटी बतानी है। ऑब्वियस सी बात है ये लोग इसको डोनेट कर रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा, और अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे ज़्यादा होगा तो डोनेट करेगा, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को NO2 खींचेगा। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, CH3 CH2 NH2 इज मोर बेसिक देन 2 नाइट्रो इथेनामीन। क्लियर? इसका IUPAC भी लिखते हुए चलते हैं। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,2,2 नाइट्रो इथेनामीन। क्लियर? बच्चों हमें ये ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी पढ़ाए, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है जो सर पढ़ा रहे हैं उनको ध्यान से सुने और उनकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। कभी भी ये नहीं होता कि ये ज़्यादा समझ में आ रहा है, ये कम समझ में आ रहा है। सारी चीज़ें आप कितना फेथ रखते हो सिस्टम पे। तो हमें ये ध्यान रखना है बच्चों कि जो सर कह रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करें और उनकी बातों को इम्प्लीमेंट करें। क्लियर? और हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो सिस्टम है वो
बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। आपको किसी भी तरह का डाउट और किसी भी तरह का है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में था, इसका ब्रीफ मैं आपको वापस से दे देता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने चर्चा करी, तो सबसे पहले आप सुनिएगा ध्यान से। जो एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं अपन इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस पर डिपेंड यानी कि जितनी डिस्टेंस कम होगी, जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी, इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, और ये 4 कार्बन तक ही वैलिड रहता है। क्लियर। ये 2 टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई। माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा और प्लस आई इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। क्लियर। इलेक्ट्रॉन जो देगा वो क्या हो जाएगा आपका प्लस आई, और जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो क्या हो जाएगा माइनस आई। और जो प्लस आई के बारे में मैंने एक बात बताई थी आपको, जो सिंगली बॉन्डेड एल्काइल ग्रुप है वो सारे किस में आएंगे, प्लस आई में। और नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड, जो नेगेटिवली चार्ज है वो किस में आएंगे, प्लस आई में। और बाकी सारे लोग किस में आएंगे, माइनस आई में। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा। क्लियर। फिर हमने इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़े थे। एप्लीकेशन में सबसे जो पहला एप्लीकेशन आया था वो आया था एसिडिटी बताना, किसकी, एल्कोहल की। तो एसिडिटी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट, आप माइनस आई ग्रुप पहचानो, माइनस आई ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाएंगे और प्लस आई ग्रुप एसिडिटी को कम करेंगे। क्लियर। तो सिंपली हमें माइनस आई और प्लस आई को आइडेंटिफाई करना है और उनको समझते जाना है कि कौन सा ग्रुप का कितना इंटेंसिटी है। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन में से अगर हम बात करें तो फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होगा क्लोरीन के कंपैरिजन में। क्लियर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से किसकी ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का। क्लियर। हमें ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। प्लस आई एसिडिटी को कम करेंगे और माइनस आई एसिडिटी को बढ़ाएंगे, और एसिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये आपको पढ़ने के बाद रिवीजन में याद रखने हैं। फिर इसके बाद अल्कोहल का एग्जांपल में हमने पढ़ा था किस तरीके से सेटअप करना है। इसमें जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये इनका एसिडिटी ऑर्डर होगा। क्लियर। पीके जो अपन पढ़ के आए, पीके क्या होता है, एसिडिटी के इन्वर्स होता है। फिर हमने सिंपल क्वेश्चन लिए थे। ये वाला क्वेश्चन किस पे डिपेंड होता है बच्चों, डिस्टेंस पे। ये अलग अलग इंटेंसिटी इन सारे लोगों की। क्लियर। इसमें हमने पीके फाइंड किया था। हमने सारी वैरायटी के क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। क्लियर। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी भी बता सकते हैं, वो भी सेम फॉर्मूले से हमने बताई। क्लियर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होंगे वो एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। क्लियर। इसका वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट भी लगता है बेसिसिटी में। एक ये पॉइंट आपको याद रखने का बोला था, ये अपन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर। वहाँ उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक बेसिसिटी ऑफ अमाइन हमने पढ़ी थी। बेसिसिटी ऑफ अमाइन में हमने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की चर्चा करी थी, लेकिन ये हमें याद किस में रखना है, कौन से फेज में, ये गैसियस फेज में। क्लियर। और अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लिया था, फिर हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए थे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक ये क्वेश्चन लिया था और एक बेसिसिटी के बारे में बताया था। तो बेसिसिटी को कौन बढ़ाते हैं, आपके प्लस आई ग्रुप। क्लियर। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी थी आपकी। क्लियर। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है रेजोनेंस का। रेजोनेंस मैं आपको समझा देता हूँ, इसको एलोबरेट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट और डीलोकलाइजेशन होता क्या है। रेजोनेंस जो है वो एक फिनोमिना है जो आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ के आए होंगे 11th में। केमिकल बॉन्डिंग में आपने ये पढ़ा होगा कि रेजोनेंस किस तरह से कंपाउंड को स्टेबल करता है और किस तरीके से हम कंपाउंड को एक नहीं मोर देन वन स्ट्रक्चर से भी समझा सकते हैं। तो रेजोनेंस को समझने के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और केमिकल बॉन्डिंग से ही ये अच्छा समझ में आता है। बेसिकली होता क्या है रेजोनेंस में, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स,
लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो ट्रेवल करते हैं, और वो ट्रेवल किस लिए करेंगे? रेजोनेंस में ट्रेवल इसलिए होता है इलेक्ट्रॉन का ताकि चार्ज डिस्पर्स हो। जितना ज़्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड में स्टेबिलिटी आएगी। तो और रेजोनेंस एक फिनोमिना है, वो कॉन्जुगेट सिस्टम का है। कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब जैसे डबल सिंगल डबल, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल और फ्री रेडिकल, ये सब चीज़ें आगे आएंगी। मैं अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। बस रेजोनेंस के बारे में आप ये ध्यान रखें कि रेजोनेंस एक फिनोमिना है जो कंपाउंड की हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है और उसकी स्टेबिलिटी बताता है। एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है जिससे हम रेजोनेंस को डिफाइन करते हैं। क्लियर? कॉन्जुगेट सिस्टम प्लेनर होना चाहिए, यानी कि ऑर्बिटल अगर एक ही प्लेन में होंगे तो वह शेयरिंग कर सकेंगे इलेक्ट्रॉन की, और बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, उसी को हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। क्लियर? जैसे जो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें भी शेयरिंग हो सकती है, पैरेलल डी में भी हो सकती है, ये हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको मैं ब्रीफ देना चाहता हूँ रेजोनेंस के बारे में। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।